हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे हैं स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु के क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला इमारत में 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को शिकायत की कि बंद पड़े महालक्ष्मी के फ्लैट से तेज दुर्गंध आ रही है। मकान मालिक ने तुरंत महालक्ष्मी की मां को फोन किया क्योंकि रेंट एग्रीमेंट के समय उन्होंने मां का नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर दिया था। मां को वैसे भी 19 दिनों से महालक्ष्मी से कोई बात नहीं हुई थी और मकान मालिक की सूचना सुनते ही उनका दिल दहल गया। महालक्ष्मी की मां के पास फ्लैट की एक चाबी थी। वो अपनी दूसरी बेटी के साथ जल्द ही महालक्ष्मी के घर पहुंची। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में दरवाज़ा खोला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक भयानक बदबू ने सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मां और मकान मालिक अंदर घुसे। फर्श पर हर तरफ खून के धब्बे थे। मांस के छोटे छोटे लोथड़े बिखरे हुए थे। खून की सूखी लकीरें उन्हें एक फ्रिज तक ले गईं। दिल में डर लेकिन हिम्मत से भरा मां ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला। एक पल में जो देखा गया वो जीवन भर नहीं भूल सकने वाला मंजर था। फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े पड़े थे, वो भी कई हिस्सों में बंटे हुए। ये दृश्य इतना भयानक था कि सभी लोग चीखते हुए कमरे से बाहर की ओर भागे। ये घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली थी। महालक्ष्मी के साथ आखिर ऐसा किसने किया और क्यों, ये सवाल सबके मन में था। दोस्तों, ये केस ठीक वैसी था जैसा दिल्ली का श्रद्धा वॉकर मर्डर केस था। आज भी लोग इसे भूले नहीं हैं। 27 साल की श्रद्धा को उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने 18 मई 2022 को मार डाला था। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने का जो तरीका अपनाया था, उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था। ठीक उसी तरह महालक्ष्मी का भी हाल हुआ। खैर, मकान मालिक ने जैसे ही इस खौफनाक मंजर को देखा, उसे समझते देर नहीं लगी कि मामला बेहद संगीन है। तुरंत उसने पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन कमरे में घुसते ही तेज दुर्गंध से उनका दम घुटने लगा और उन्हें बाहर आना पड़ा। हालात इतने भयावह थे कि पुलिस ने तुरंत डबल मास्क मंगवाया। मास्क पहनकर जब वे दोबारा कमरे में घुसे तो जो उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था। सबसे ऊपरी हिस्से में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के हिस्से में शरीर के अलग अलग टुकड़े और सबसे नीचे महालक्ष्मी का सिर। ये दृश्य किसी भी सामान्य इंसान को सदमे में डाल सकता था, लेकिन पुलिस को अपने काम पर ध्यान देना था। अब उनकी नज़र कमरे के फर्श पर गई, जहां खून जमा हुआ था और चारों ओर मांस के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। ये पूरा दृश्य किसी भीषण नरसंहार जैसा लग रहा था। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स की टीम को बुलाया। ये क्राइम सीन उनके लिए भी चौंकाने वाला था, क्योंकि इतने टुकड़ों में बंटी हुई लाश से सबूत इकट्ठा करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। टीम ने मदद के लिए बोरिंग अस्पताल के मुर्दाघर के स्टाफ को बुलाया। उन्होंने मिलकर फर्श और फ्रिज में बिखरे लाश के टुकड़ों को संभालना शुरू किया। इसी दौरान अंदाजा हुआ कि महालक्ष्मी के शरीर के करीब 30 से 40 टुकड़े थे। धीरे धीरे सभी टुकड़े समेटे गए तो पता चल कि 30 से 40 नहीं बल्कि 59 टुकड़े थे। खैर, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया गया। यह दृश्य किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक भयावह सच्चाई थी जो बेंगलुरु के एक शांत से मोहल्ले में घटित हुई थी। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। लाश के टुकड़े समेटने के बाद पुलिस ने महालक्ष्मी के कमरे की बारीकी से तलाशी ली। इस दौरान उन्हें महालक्ष्मी के बेड पर उसका मोबाइल फ़ोन मिला। पुलिस ने तुरंत मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक की, जिससे यह खुलासा हुआ कि इस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। इसके बाद से न तो फ़ोन से कोई कॉल की गई और न ही कोई कॉल रिसीव हुई। यहीं से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के बीच ही हुआ होगा। लेकिन सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी का इस तरह बेरहमी से कत्ल क्यों किया गया? कौन था जो उससे इतनी दुश्मनी रखता था कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए? बेंगलुरु पुलिस के लिए अब यह मामला सुलझाना जरूरी था, क्योंकि घटना जितनी भयानक थी उतना ही पेचीदा भी। कातिल को ढूंढना एक चुनौती थी, पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और महालक्ष्मी के जीवन से जुड़े हर पहलू की जांच करना शुरू कर दिया। इस जांच में पुलिस ने न सिर्फ उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली बल्कि उसके जान पहचान वाले दोस्तों, रिश्तेदारों और हाल के दिनों में जिनसे उसका संपर्क था, उन सभी से पूछताछ शुरू कर दी। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के दौरान बताया
साल 2019 नेपाल के टीकापुर इलाके में रहने वाले चरण सिंह और मीना राणा तकरीबन 35 साल पहले बेंगलुरु आकर शिफ्ट हुए। परिवार में महालक्ष्मी के अलावा एक बेटी लक्ष्मी और 2 बेटे उक्कुम सिंह और नरेश हैं। महालक्ष्मी और लक्ष्मी जुड़वां बहनें हैं। बेटी बड़ी हुई तो परिवार ने उसकी शादी नेलमंगला इलाके में रहने वाले हेमंत दास के साथ कर दी। हेमंत मोबाइल की दुकान में काम करता था। शादी के बाद दोनों एक नई जिंदगी की तलाश में बेंगलुरु चले आए। हेमंत मोबाइल शॉप में काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल के ब्यूटी शॉप में टीम लीडर की नौकरी मिल गई। शुरू में सब कुछ सामान्य चल रहा था। दोनों एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चलता रहा। महालक्ष्मी ने एक बेटी को जन्म दिया जो अब 4 साल की हो चुकी है। हालांकि इसके बाद से ही महालक्ष्मी और हेमंत के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े जब ज्यादा बढ़े तो महालक्ष्मी उसे छोड़कर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। लेकिन साल 2023 तक आते आते सब कुछ बदल गया। हेमंत और महालक्ष्मी के रिश्ते में दरारें आने लगीं। हेमंत को शक था कि महालक्ष्मी का उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ के साथ अफेयर चल रहा है। इसी शक की वजह से दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहे। महालक्ष्मी ने 9 महीने पहले ही हेमंत से अलग होने का फैसला कर लिया और अपनी बेटी को हेमंत के पास छोड़कर अकेले रहने लगी। इस बीच महालक्ष्मी अपनी माँ से रेगुलर तौर पर बात करती रहती थी। 15 से 20 दिनों में माँ महालक्ष्मी से मिलने रूम पर भी आ जाया करती थी। महालक्ष्मी के पति हेमंत ने बताया कि उसकी पत्नी का अशरफ नाम के हेयर ड्रेसर के साथ अफेयर चल रहा था। अशरफ उसे अक्सर घर लेने और बाइक पर छोड़ने भी आया करता था। इसके बाद महालक्ष्मी की मां ने बताया कि उनकी अपनी बेटी से आखिरी बार 2 सितंबर को फोन पर बात हुई, जिसमें उसने कहा था कि वह जल्द ही अपने पति से मिलने जाएगी। इसके बाद से उनकी कोई बातचीत अपनी बेटी के साथ नहीं हुई। पुलिस जांच में एक बात और सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल फरवरी के महीने में महालक्ष्मी ने अपने पति हेमंत के खिलाफ उसके साथ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। महालक्ष्मी व्यालीक्वल इलाके में पिछले 5 महीने से अकेले एक किराए के मकान में रह रही थी। पड़ोसियों ने उसे कभी किसी से ज्यादा बातचीत करते हुए नहीं देखा। वो सुबह काम पर निकल जाती और रात देर से घर लौटती। बेंगलुरु पुलिस इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ने भी उनकी संलिप्तता पर संदेह नहीं जताया। फिर भी सवाल वही बना रहा, महालक्ष्मी का कातिल आखिर कौन था? हालांकि कुछ पड़ोसियों ने एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से लाते और ले जाते हुए देखा था, लेकिन वो कौन था किसी को नहीं पता। पुलिस को अब शक था कि महालक्ष्मी का कत्ल करने वाला वही अजनबी शख्स हो सकता है। पुलिस अब उस शख्स की पहचान करने और उसे ढूंढने की कोशिश में जुट गई थी। क्या वही महालक्ष्मी का कातिल था या ये महज एक संयोग था? सवालों के घेरे में घिर चुकी महालक्ष्मी की जिंदगी की उलझनें अब पुलिस के सामने थीं। तफ्तीश में पुलिस को महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स से कुछ अहम सुराग मिले, जो उन्हें एक अजनबी की तरफ ले गए। पुलिस को यकीन था कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी व्यक्ति ने किया है जो कत्ल के बाद भुवनेश्वर होते हुए पश्चिम बंगाल भाग चुका है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस अजनबी का नाम उजागर नहीं किया था ताकि वो सतर्क न हो जाए और भागने की कोशिश न करे। तफ्तीश के दौरान यह भी सामने आया कि 2 सितंबर को महालक्ष्मी के मोबाइल के बंद होने के बाद से उसके घर पर कोई हलचल नहीं हुई। पड़ोसियों ने भी कोई संदिग्ध आवाज नहीं सुनी जिससे उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा होता। पुलिस को संदेह है कि महालक्ष्मी का कत्ल उसी कमरे में हुआ जहां से उसकी लाश के टुकड़े बरामद हुए। पुलिस का मानना है कि कातिल ने उसे कोई बेहोशी या नींद की दवा दी होगी, इसलिए कोई शोर नहीं हुआ। जांच में अब पूरा ध्यान उस अजनबी पर था। पुलिस को यकीन था कि जब वह हाथ आएगा तब इस खौफनाक कांड के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। महालक्ष्मी के कत्ल की बर्बरता देखकर पुलिस को यकीन हो गया था कि कातिल ने कत्ल के बाद जल्दबाजी नहीं की थी। उसने बेहद ठंडे दिमाग से तसल्ली से लाश के टुकड़े किए। जिस तरह से लाश के टुकड़े घर के अंदर पड़े मिले, उससे यह भी साफ था कि कातिल कत्ल के बाद कई घंटों तक वहीं रहा या शायद पूरी रात वहीं बिताई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। जांच के दौरान पुलिस ने महालक्ष्मी के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।
सीसीटीवी फुटेज में कुछ चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। 2 सितंबर की रात को 2 लोग स्कूटी पर सवार होकर महालक्ष्मी के घर के पास आए थे, लेकिन फुटेज में इन दोनों लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, जिससे पुलिस के लिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने महालक्ष्मी की जब कॉल रिकॉर्ड निकाली थी तो उसमें एक नाम आया और वो नाम था मुक्ति रंजन। और दोस्तों, ये वही अजनबी शख्स था जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। आखिर कौन था ये मुक्ति रंजन? महालक्ष्मी का कत्ल उसने क्यों किया और इन दोनों के बीच क्या रिश्ता था? कड़ियों को जोड़ा जाता है और एक कहानी सामने आती है। 30 वर्षीय मुक्ति रंजन ओडिशा के भद्रक जिले में पड़ने वाले एक गांव धुसुरी का रहने वाला था। कुछ साल पहले काम की तलाश में बेंगलुरु आया मुक्ति रंजन यहाँ एक मॉल में कपड़े की दुकान में काम करने लगा। 1 साल पहले 2023 में मुक्ति रंजन की मुलाकात महालक्ष्मी से बेंगलुरु के एक मॉल में हुई और इसके बाद दोनों के बीच बातें होने लगीं। पारिवारिक विवाद की वजह से अपने पति से अलग रह रही महालक्ष्मी इसी मॉल के एक कॉस्ट्यूम आउटलेट में टीम लीडर के तौर पर काम करती थी। मुक्ति रंजन के साथ उसकी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कातिल की योजना और उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर यह साफ है कि वह बेहद सतर्क था और उसके दिमाग में सब कुछ पहले से तय था। पुलिस का मानना है कि कत्ल की योजना पहले से बनाई गई थी और शायद यही वजह है कि कत्ल के बाद भी कोई खास सबूत नहीं छोड़ा गया। हर पल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के करीब पहुंच रही थी, क्योंकि पुलिस को मुक्ति रंजन पर शक था कि उसी ने यह कत्ल किया है और उम्मीद था कि जल्द ही वह उसे पकड़ लेगी। पुलिस ने जैसे ही इस हत्याकांड की तहकीकात शुरू की, उन्होंने सबसे पहले तकनीकी विश्लेषण और कॉल रिकॉर्ड का सहारा लिया। महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेसिंग से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। शुरू में आरोपी की मोबाइल लोकेशन पश्चिम बंगाल में पाई गई, लेकिन जल्द ही उसने अपना फोन बंद कर दिया, जिससे पुलिस को उसका पीछा करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने तकनीकी निगरानी और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और जल्द ही आरोपी की लोकेशन ओडिशा के एक गांव में पकड़ ली। जैसे ही पुलिस महालक्ष्मी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के करीब पहुंची, केस में एक चौंकाने वाला मोड़ आ गया। ओडिशा के भद्रक इलाके में एक पेड़ से लाश के पास एक चिट्ठी भी मिली, जिसमें महालक्ष्मी के कत्ल का कबूलनामा लिखा था। पुलिस ने लाश की पहचान की तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि मुक्ति रंजन ही है, जो पहले से ही पुलिस की रडार पर था। चिट्ठी में लिखे कबूलनामे और हालात को देखकर अंदाजा लगाया गया कि उसने गिरफ्तारी कर ली। ये केस अब एक ऐसी दिशा में चला गया था जहां न केवल पुलिस का शक सही साबित हुआ, बल्कि आरोपी ने खुद ही अपने अपराध की जिम्मेदारी लेते हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार मुक्ति रंजन ने डेथ नोट में जिक्र किया है कि उसने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। मुक्ति रंजन ने लिखा कि 3 सितंबर को जब वह महालक्ष्मी के घर गया तो उसने यह जुर्म किया। निजी मामलों पर उनसे झगड़ा हुआ था, फिर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें मार डाला। इसके बाद मैंने इसके 59 टुकड़े बनाकर फ्रिज में रख दिए। नोट में राजन ने हत्या की वजह का खुलासा करते हुए बताया है कि उसने महालक्ष्मी के व्यवहार से तंग आकर इस कृत्य को अंजाम दिया। आरोपी मुक्ति रंजन ने पहले महालक्ष्मी की हत्या की और फिर हैक्सो ब्लेड से काट दिया। उसने बाथरूम में महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लिए थे। फिर शव को फ्रिज में भर दिया गया। पता चला है कि सबूत मिटाने के लिए बाथरूम को तेजाब से साफ किया गया था। हत्या के बाद मुक्ति रंजन कथित तौर पर अपने छोटे भाई को फोन किया और उसे तुरंत किराए का घर खाली करने का निर्देश दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब कारण पूछा गया तो मुक्ति ने अपने भाई से कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से बता देगा, लेकिन फोन पर नहीं बता सकता। पूछताछ करने पर छोटे भाई ने खुलासा किया कि हत्या करने के बाद मुक्ति राजन घर लौट आया और उसने अपराध कबूल करते हुए कहा कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है। वह अब शहर में नहीं रह सकता और अपने गांव के लिए निकल गया। इस बीच आरोपी मुक्ति रंजन प्रताप की मां कुंजलता ने दावा किया कि मुक्ति रंजन ने कहा था कि वह उस महिला के जाल में फंस गया है। उसने ऐसा डर के कारण किया क्योंकि महिला उससे पैसे मांगती थी। खैर, अब पुलिस के सामने सवाल यह है कि जिस आरोपी ने बंगलुरु में महालक्ष्मी की जान ली और ओडिशा भाग गया, उसने यह जानकर कि पुलिस उसके जुर्म की जांच कर रही है। फिलहाल जिस हत्यारे को हत्या की वजह बतानी थी, उसकी भी मौत हो चुकी है। पूरे बंगलुरु को हिलाकर रख देने वाली इस हत्या की वजह फिलहाल रहस्य बनी हुई है।
दोस्तों, आपका इस केस के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।